बच्चों, आज की कक्षा में हम आपके लिए एक नया पाठ संवादिया लेकर आए। संवादिया अर्थात संदेश पहुंचाने वाला, संवाद पहुंचाने वाला, खबर पहुंचाने वाला। संवादिया के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आज की कक्षा में हम फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में जानकारी प्राप्त करें। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में सन 1921 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। 1953 ईस्वी में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए, यानी रचना करने के क्षेत्र में आए, लेखनी के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। उन्होंने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहां के जीवन और वातावरण का चित्रण किया। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण, यानी मानव के दुख सुख से उनका बहुत ही गहरा संबंध था। वे अपने आसपास के मनुष्यों के सुख और दुख से जुड़ाव महसूस करते थे। यही कारण है कि वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा स्वयं भोगते से लगते थे। ऐसा लगता था कि जो अभावग्रस्त मनुष्य है, जो गरीब है, जो किसी तरह की पीड़ा का भुक्तभोगी है, उसकी पीड़ा को वो खुद अंदर से महसूस करते थे, उसे भोगते हुए नजर आते थे। इस संवेदनशीलता के साथ उनका यह विश्वास भी जुड़ा था कि आज के त्रस्त मनुष्य, त्रस्त मतलब परिस्थितियों से अत्यधिक जो परेशान मनुष्य होता है उसे त्रस्त मनुष्य कहेंगे, के भीतर अपनी जीवन दशा को बदल देने की अकूत ताकत, अकूत मतलब असीमित ताकत, यानी जिसकी सीमा ना हो, ऐसी ताकत छिपी हुई। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है ठुमरी, आगीन खोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुल्फा, तीसरी कसम का ही दूसरा नाम है मारे गए गुल्फा। कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। मैला आंचल और प्रति कथा उनके उल्लेखनीय उपन्यास। फणीश्वर नाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार है, यानी विख्यात, बहुत ज्यादा चर्चित। रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान की। संवादिया कहानी में मानवीय संवेदना की एक गहन मतलब गहरी एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। असहाय और सहनशील नारी, ऐसी नारी जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो, और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव। हरगोविंद संवादिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की, यानी बड़ी बहू रानी की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवादिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवादिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है। उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम में
झंकृत होने लगता है, यानी रोम रोम से झंकार उठने लगता है। तो आइए अब पाठ को शुरू करें। हरगोविंद को अचरज हुआ। हरगोविंद को क्या हुआ? अचरज अर्थात आश्चर्य हुआ। तो आज भी किसी को संबदिया की जरूरत पड़ सकती। पहले जब गांव में डाक खाने नहीं होते थे तो डाक खाने का काम कोई एक व्यक्ति किया करता था, जिसे संबदिया कहा जाता था। इसलिए जब आज गांव में डाक खाने खुल चुके हैं तो हरगोविंद को आश्चर्य होता है कि गांव में आज भी किसी को संबदिया की जरूरत पड़ सकती है। इस जमाने में जबकि गांव गांव में डाकघर खुल गए हैं, संबदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है, फिर उसकी बुलाहट क्यों है? इस बात पर हरगोविंद को आश्चर्य होता है। हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार कर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघ कर संवाद का अंदाज लगाया। चूंकि यह उसका पेशा था, इसलिए घर में घुसते ही उसे वातावरण को देखकर अंदाज लग जाता था कि उसके द्वारा किस तरह का संवाद भेजा जा सकता। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परेवा पंछी तक ना जाने। यानी चांद सूरज को भी ना मालूम हो और पंछी तक भी इस बात को ना जाने, ऐसा ही गुप्त समाचार शायद उसके द्वारा भेजा जाए, यही शंका हरगोविंद के मन में होती। पांव लागी बड़ी बहुरिया। बड़ी बहुरिया अर्थात बड़ी बहुरानी। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी। पीढ़ी एक बैठने की वस्तु होती है, उसे बैठने के लिए पीढ़ी दिया गया और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली, यानी कहने को ही अब वो बड़ी हवेली, जहाँ दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहाँ आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही। इन हाथों में मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। कहाँ गए वो दिन? हरगोविंद ने लंबी सांस ली। उन दिनों को याद करते हुए जब बड़ी हवेली सुविधा संपन्न थी, धन से भरा हुआ था। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया, क्योंकि बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। संभवतः बड़ी बहुरिया को कोई संतान नहीं थी, यही कारण बड़ी बहुरिया कहाँ रह गई? गांव में। कहाँ जाती बेचारी? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच खींच कर बंटवारे की लीला हुई थी। हरगोविंद ने देखी थी। अपनी आंखों से द्रौपदी चीर हरण लीला। जिस तरह द्रौपदी के शरीर से वस्त्र को हरा गया था, छीना गया था, खींचा गया था, ठीक उसी तरह बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दय भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया। गांव की मोदियाइन बूढ़ी ना जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक यह मोदियाइन आंगन से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। वह अब चुप नहीं रह सका। मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा। काबुली लोग देते वक्त मीठी बातें करते हैं और जब वसूली का समय आता है तो बहुत ही क्रूरता से
पेश आते हैं। काबुली कायदा सुनते ही मोदियान तमक कर खड़ी हो गई। चुप रह मुंह से निमोचिए। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी नहीं, ना काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुली का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूं। हरगोविंद ने जीभ बाहर निकालकर दिखलाई, अर्थात खींच ले। इशारे से उसने कहा, लो खींच। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था और मोदियान के ओसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुल्म से 1 का 2 वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखनी मोदियान लाल मोदियान हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी मोदियान। गांव के नाचने वालों ने नाच में काबुली का स्वांग किया, मतलब काबुली का नकल किया। तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियान, हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। मोदियान बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई, तुम्हें एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, जाओगे ना? कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई आंखों में डूब गया। कहिए, क्या संवाद? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। हरगोविंद की भी आंखें भर आई। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया, दिल को कड़ा कीजिए, यानी दिल को मजबूत कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रहूंगी, अब नहीं रह सकूंगी। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए और किसके लिए? हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे, 10-15 दिन में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते। राक्षस है सब। बड़ी बहुरिया आंचल के खुट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकालकर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आएंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से, ऐसी दृष्टि जिसमें कोई भावना ना हो, हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संबदिया अर्थात संदेश बाहर। पाठ की शेष भाग की व्याख्या हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे।